हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है। उसमें अपन पढ़ने वाले हैं सेल विभव। सेल विभव क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में अपन जानने वाले हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आप थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहें और लेक्चर्स को कंप्लीट देखें। तो फर्स्टली अपन डिस्कस करते हैं जो टॉपिक है अपना सेल विभव। सेल विभव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, सेल विभव क्या होता है, जैसे अपन ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड विभव, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रोड का विभव था। अब सेल के बारे में बात करेंगे। सेल में मोस्टली दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो एनोड और कैथोड का काम करते हैं। तो टोटल अब सेल का विभव कितना निकल के आता है वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सेल विभव कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन ई के द्वारा, या आप ऐसा लिख सकते हो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ई सेल। ई सेल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, ई सेल। अपन को सेल का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड विभव। तो सिंपल से इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कैथोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, जो सेल में कैथोड होता है ना, उसका इलेक्ट्रोड विभव, तो अपन लिख सकते हैं ई कैथोड। कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव है, उसमें से आप माइनस कर दो इसको एनोड का इलेक्ट्रोड विभव को। जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है उसके इलेक्ट्रोड विभव को किस में से माइनस कर दो, कैथोड में से। पर कंडीशन है यहाँ पे अपचयन विभव होना चाहिए। ऑक्सीकरण विभव की बात नहीं करेंगे अपन, अपचयन विभव से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, पर मेनली अपन को ध्यान रखना है कौन सा यूज करना है, अपचयन विभव। तो ये बेसिक्स अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया है अपचयन जो सेल विभव निकालने का। तो इसको अपन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो सेल में कैथोड और एनोड, सेल में कैथोड व एनोड के इलेक्ट्रोड विभव दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, इलेक्ट्रोड विभव का अंतर सेल विभव, या फिर इसकी जगह आप ये भी टर्म यूज कर सकते हो, या सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको EMF से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। कंडीशंस आप कभी कंफ्यूज ना हो, तो जो ये इलेक्ट्रोड विभव है इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला जब भी आप काम लो तो वैल्यूज ये रखनी है जो आपका अपचयन विभव की, बस इतना सा ध्यान रखना है। अपचयन विभव की आपको वैल्यू रख लेनी है। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशंस आप डिफाइन कर सकते हो, सेल में एनोड व कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव और उसमें भी अपचयन विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। और इसमें मैंने यहाँ पे या लगा के सेल का विद्युत वाहक बल भी बोल दिया, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। अब ध्यान रखना, गणनात्मक रूप से जो भी न्यूमेरिकल्स डाटा वगैरह होते हैं, गणनात्मक रूप से सेल विभव जो अपन मान रहे हैं ई सेल, सेल विभव और विद्युत वाहक बल इनको समान मान के चलते हैं। ध्यान दे लेना, गणनात्मक रूप से गणनात्मक डाटा के लिए अपन इसको ऐसा मान के चल सकते हैं। क्या मान के चल सकते हो, जो सेल विभव है, जो सेल विभव का मान है उसको अपन इक्वल लेके चलते हैं किसके, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। केवल गणनात्मक रूप से, वैसे दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है, उस अंतर को भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये फॉर्मूला हो गया है आपका सेल विभव का। ई सेल कैलकुलेट करना हो या सेल का विद्युत वाहक बल, इसी फॉर्मूले से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब मानक स्थितियों की बात कर ले, जो मानक स्थितियां होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस, मानक स्थितियों, इस कंडीशंस पे बस अपन को इसको स्टैंडर्ड कंडीशन से आपकी टेम्परेचर प्रेशर वगैरह की उस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, नोट लगा देंगे बस, ई नोट सेल बराबर हो जाएगा मानक स्थितियों में कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव
मानक स्थितियां क्या होती है, इससे पहले लेक्चर्स में भी अपन ने कवर कर लिया है, ई एनओ, बस ऐसा है। और ध्यान रखना है कौन सी वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, अपचयन विभव की। ये डाटा हो चुका है। अब अपन थोड़े से इसके अंतर की बात कर लेते हैं। देखो ये प्रोसेस अपन कैथोड माइनस एनोड कर रहे हैं, कैथोड माइनस एनोड कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है जब सेल से, जो ये है आपका ई सेल, अब इसको मैं लिख देता हूँ ई सेल, सेल विभव है, इसका मापन कब होता है, इसका मापन कब होता है, इसको कोई पूछे आपसे अंतर क्या है तो आप बता सकते हो, सेल विभव का मापन जब सेल कार्य करता है, सेल क्या कर रहा हो आपका, सेल कार्य करता है, बस इतना ध्यान रखो। इसका मतलब है सेल से आप विद्युत धारा प्राप्त कर रहे हो, सेल से विद्युत धारा प्राप्त, जब आप सेल को किसी डिवाइस से कनेक्ट कर रखे हो और उससे आप क्या कर रहे हो, विद्युत धारा प्राप्त कर रहे हो, तो उस टाइम में अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ई कैथोड माइनस एनोड, तो वो आपका क्या होगा, उसको अपन बोल देते हैं ई सेल, सेल विभव। ध्यान रखना है जब सेल कार्य करे तब। सेकंड है, अब जब सेल कार्य ना कर रहा हो, सेल कार्य नहीं करे, सेल से कोई भी इक्विपमेंट कनेक्ट नहीं है और फिर आपका आप कैलकुलेट कर रहे हो कैथोड माइनस एनोड कर रहे हो, तो वो क्या होगा आपका सेल का ईएमएफ। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। परिपथ ध्यान रखना है, जब सेल काम करे तो अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, ई सेल, बस वो क्या आ जाएगा आपका ई सेल, और बाकी क्या आएगा सेल का ईएमएफ। अब थोड़ा सा और इतना ही जान लिए हैं, तो जो ईएमएफ होता है आपका, ईएमएफ होता है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सिंपल सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मात्रा पे निर्भर नहीं करती है, जो मात्रा पे निर्भर नहीं करती है, उसमें आपने कितना पदार्थ ले रखा है उस पर डिपेंड नहीं करती है। सेकंड बात करें, और भी आपसे अंतरात्मक पूछे कोई पॉइंट, तो जो आपका ईएमएफ है, ईएमएफ की वैल्यू सदैव ई सेल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ई सेल से ज़्यादा होती है। अगर अंतरात्मक बिंदु पूछते चले तो आपसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप कैलकुलेट करोगे, वो ई सेल से ज़्यादा आता है। कारण क्या है कि जो ई सेल होता है उसमें कहीं ना कहीं परिपथ का जो अपन उससे कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं, परिपथ होता है, उस परिपथ का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, और उस प्रतिरोध के कारण जो सेल की वोल्टेज है वो क्या आती है, कम आती है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने बता दिया है, पर अपन दोनों को क्या करते हैं, सेम मान के चलते हैं। ई सेल, सेल विभव कैलकुलेट कर लो, या सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखो अपन इसको कैलकुलेट करके जानते हैं, और ये ध्यान रखना मानक स्थितियों पे होती है ये, टेम्परेचर कंडीशंस, सांद्रता भी आपकी क्या होनी चाहिए, जैसे इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो सांद्रता होगी, जो सेल की सांद्रता अपन को क्या रखनी है, इकाई रखनी है, इकाई उसकी सांद्रता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा पॉइंट, सांद्रता कुछ अलग है उसकी, 1 मोलर से अलग है, इकाई नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला वहाँ पे कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। तो इसी के बेस पे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका डेनियल सेल है, डेनियल सेल के लिए सेल अभिक्रिया, जो पूर्ण सेल अभिक्रिया है ना, वो भी आपको लिखनी है। एक सेल का निरूपण या सेल आरेख भी बोल सकते हो, सेल निरूपण, और आपका ई सेल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। यदि ये डाटा आपको दे रखा है, ई यहाँ पे लिख रखा है, जिंक है आपका Zn+2, क्या दे रखा है, Zn+2 से ये जा रहा है इसमें, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 0.076, इतना दे रखा है। और सेकंड है आपका, ये पॉइंट है आपका कॉपर, Cu+2 है, और इसकी वैल्यूज़ दे रखी है आपको, Cu में जा रहा है, इसकी वैल्यूज़ है 3.4 वोल्ट, ये वोल्ट में है ना, इतना सा ध्यान रखना है। अब ये वोल्ट में क्यों है, आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे भी दे सकते हो नोट करके। जो अपन इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को अपन किस में कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज में, या वोल्ट मीटर के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मापन किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। और जो आपका ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ, इसका मापन करते हैं अपन पोटेंशियोमीटर के द्वारा। ये भी कोई छोटे क्वेश्चंस बने
तो ध्यान रखना है सेल विभव का मापन किससे करते हैं, वोल्टमीटर से, और आपका इलेक्ट्रोड विभव का मापन किससे करते हैं, वोल्टमीटर से, और ईएमएफ का मापन किससे करते हैं, पोटेंशियोमीटर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो डेनियल सेल है, इसके लिए सेल रिएक्शंस क्या होती है वो देख लो। सेल रिएक्शंस क्या थी जो अपन ने पढ़ा था कि जिंक सॉलिड था, कॉपर एक्वस में था AQ, और ये कन्वर्ट हो रहा था, जिंक किस में जा रहा था, Zn+2 ऑक्सीडेशन हो रहा था एक्वस में, और कॉपर का अपचयन हो रहा था, किस में जा रहा था, कॉपर सॉलिड में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0, यहाँ से 0 से 2, और ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशंस। ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशंस, और ये क्या हो गया आपका रिडक्शंस। अब इसके बाद में सेल निरूपण की बात कर लें तो सेल निरूपण कैसे करते हैं वो इधर देख सकते हो आप। सेल निरूपण जैसे सबसे पहले क्या लिखना होता था अपन को, ऑक्सीकरण युग्म या एनोड लिखना होता था, तो ये अपन ने लिख दिया जिंक सॉलिड, और यहाँ पे Zn+2, और एक्वस है, इसकी सांद्रता 1 मोलर होती है, लिख सकते हो। उसके बाद में क्या लिखना था, कैथोड युग्म, वो क्या था, Cu+2, क्या था, Cu युग्म क्या था आपका, Cu+2 एक्वस था, क्या हो रहा था, Cu सॉलिड में, तो ये बन गया यहाँ पे, और दोनों को समांतर खड़ी लाइनों के द्वारा पृथक करते थे, तो ये डेनियल सेल का निरूपण। तो ये क्या है आपका डेनियल सेल का निरूपण। अब बात कर लेते हैं डेनियल सेल के लिए ई सेल कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, ई सेल कैलकुलेट करना है। अब ई सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या था, ई कैथोड माइनस क्या है, ई एनोड, ये तो था, ये फॉर्मूला रहा। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं वैल्यूज दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है आपको, कौन सा है, पढ़ना आता है अब आपको, ई यहाँ से किस में, जिंक+2 से किस में जा रहा है, जिंक में, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, यहाँ पे 0 है। ऑक्सीकरण अंक का कम होना क्या कहलाता है, अपचयन। तो अपचयन विभव का ही डाटा दे रखा है ये, और अपचयन विभव का ही डाटा अपन को लेना था। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, कैथोड। अब कैथोड में ये है, तो इसमें देख सकते हो ये भी क्या है, अपचयन। तो अपचयन विभव का ही क्या दे रखा है आपको, डाटा दे रखा है। दोनों वैल्यूज को रखो यहाँ पे, रखने के बाद में देखो क्या होता है, ये पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है, किसकी वैल्यू रखोगे, पहले कैथोड की, किसकी वैल्यू, कैथोड की, कितनी दे रखी है, 0.34, माइनस करना है किसको, इसकी वैल्यू को। अब ये माइनस में दे रखा है, तो ब्रैकेट में लिख लो 0.6 वोल्ट। अब देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ई सेल क्या हो जाएगा आपका, ई सेल आप जोड़ सकते हो इसको, ये है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 0.76, ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 1.1 वोल्ट के आसपास आएगा। क्या आएगा, 1.1 वोल्ट के आसपास आएगा। तो यही अपन ने लिखा था जब अपन ने डेनियल सेल पढ़ा था। डेनियल सेल का ई सेल या विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट। तो ये अपना टॉपिक था जो अपन ने कवर किया है, सेल विभव। फिर ध्यान रखना इलेक्ट्रोड विभव का मापन किसके द्वारा करते हैं, वोल्टमीटर के द्वारा, और ईएमएफ का मापन किसके द्वारा करते हैं, पोटेंशियोमीटर के द्वारा। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और ये सिंपल सा बस ये फॉर्मूला आपका काम का है। मानक स्थितियों पे लगाएंगे, विलयन की सांद्रता इकाई होनी चाहिए, दाब वगैरह 1 atm या फिर बार में दे रखा वो होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।